हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में वेलकम करता हूं। और आज से मैं एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आए थे 2025 में उसका डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप ये एग्ज़ाम से पहले पूरा करके जाएंगे तो मैं श्योर करता हूं कि आपको जिस सेक्शन में मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप इसको एक बार देखिएगा, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा उसको बस थ्रूली रिवीजन कर लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी बस रिवीजन ही काफ़ी है, वो भी फुल लेंथ टेस्ट के साथ। और टेस्ट देते रहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है। इसका जो आंसर होगा, अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स लेआउट ऑफ ऑल स्लाइड। एक स्लाइड में अगर जो करेंगे वो सारा स्लाइड में हो जाएगा, इसका यही काम है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता हूँ। उसको पहले आपको कंप्यूटर के कुछ टर्म्स याद रखने हैं, जैसे जो सबसे ऊपर होते हैं उसके क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये जो फाइंड वाला होगा टाइटल बार बोलेंगे इसको। ये पूरा सेक्शन देख रहे हैं, ये घिरा हुआ सेक्शन, ये वाला ये रिबन कहलाएगा। रिबन में भी ये टैब कहलाएगा, ये वाला जो प्रॉपर एक एक मैं बता रहा हूँ। और उस टैब के अंदर आप जब देखे खोलेंगे, जैसे ये व्यू टैब खुला हुआ है, तो अब आपको एक सेक्शन मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको ग्रुप बोलेंगे। ओके, इतना भी काफ़ी है जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो के थ्रू मैं बताता हूँ कि होता क्या है। तो जब आप खोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, मैंने रन बटन दाब के रन डायलॉग बॉक्स खोला। कैसे खुलता है वो? Alt+R दाब करके। और उसके थ्रू मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ पावर पॉइंट में। जब वो खुला पावर पॉइंट में, अब पावर पॉइंट में क्या करता हूँ, 10 स्लाइड, 20 स्लाइड, 30 स्लाइड, अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड। देखिए मैंने 3 स्लाइड लिया और 3 स्लाइड में अब क्या करूँगा, सभी में फॉर्मेट कर दूंगा। मतलब जो ये आप देख रहे हो ना क्लिक, इसका नाम चेंज करता हूँ, मतलब फॉर्मेट करता हूँ। जैसे ब्लू, ग्रीन सभी में अप्लाई होंगे, ये देखते रहिएगा ध्यान से। अभी ब्लैक है, मैं से कोई और कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे कलर लेता हूँ, कहाँ से, होम से जाता हूँ, कलर लेता हूँ। इस कलर में आपका पड़ेगा, चलिए मैं कौन सा कलर ले लूँ, चलिए रेड ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैं नीचे जो सब टाइटल है उसका कलर चेंज करता हूँ। तो इसका कौन सा लेता हूँ कलर, में ले लेता हूँ ब्लू, ग्रीन। चलिए थोड़ा ग्रीन रहने देते हैं, है ना, ग्रीन रहने देते हैं। तो ग्रीन रहने दिए। अब आप देखिए, अगर थोड़ा सा और देख लीजिए, एक शेप ले लेता हूँ। तो शेप ले लिया मैं, सर्कल शेप। ये 3 चीज़ मैंने किया, बस अपना एक स्लाइड पे कर रहा हूँ, ये ध्यान देखिएगा। बट अब आप देखिएगा, स्लाइड मास्टर अब क्लोज कर देंगे, व्यू टैब में खुलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सभी में वो चीज़ आ गया ना, तीनों का स्लाइड में। इस तरह का 10 स्लाइड भी होता तो वो आ जाता है। यही चीज़ काम है किसका, स्लाइड मास्टर का। एक पर कीजिए फॉर्मेटिंग, सारा पे अप्लाई होगा। तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझोगे तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं कि सीपीयू का पार्ट नहीं है इसमें। कौन सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो देखिए सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू में आप जब डालते हो, जो मदरबोर्ड में स्थित होता है इनपुट, तब अब वो अंदर सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सीपीयू के अंदर सी होता है जो कंट्रोल करते हैं सारे को। अर्थमेटिक लॉजिक जो आप देते हो, अर्थमेटिक लॉजिक उसको समझता है, उसको समझ के प्रोसेस करता है, देन आफ्टर वो आउटपुट देता है। उसके बाद वो क्या करता है, कैश मेमोरी से आप डेटा लेता है। तो देखिए मेन होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहे तो जैसे पेन ड्राइव हुआ, एचडीडी, जो आप हार्ड डिस्क लगाते हो उसमें डेटा स्टोर होता है, वो उस डेटा का यूज़ नहीं करता वो, क्योंकि इसमें लाने में, यहाँ तक लाने में बहुत देरी हो जाएगा। तो वो क्या करता है, कैश मेमोरी बना के रखता है। कैश मेमोरी मतलब एक टेम्पोररी मेमोरी जो इससे डेटा का कॉपी करके रखता है, और जब भी नीड होता है यहाँ से तुरंत ये प्रोसेस करके यहाँ लेता है। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, रजिस्टर जो सारे का काम संभालता है, और जब ये पूरा प्रोसेस कर देता है रजिस्टर, देन आफ्टर ये आउटपुट देता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपीयू में, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हो गया, एएलयू है, सीयू कंट्रोल यूनिट भी है, रजिस्टर ये भी है, ग्राफिक कार्ड नहीं होते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों को निपटारा करता है? कहने का सीधा मतलब है, कौन से कोर्ट आप जाएंगे अगर आपका संपत्ति रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप किस कोर्ट पे जाओगे?
तो इसका आंसर होगा सीधा क्रिमिनल अगर होता है, जैसे झगड़ा, मारपीट, खून, ये सब अगर होते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। शादी विवाह से रिलेटेड और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड समथिंग जिसमें कोई खून ना हो, तो ये झगड़ा ना हो, तो उसमें जाते हैं सिविल कोर्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये पार्ट 5 में डिस्कस किया जाता है। संविधान के कितने में? पार्ट 5 में। देखिए पार्ट 5 जो है 5 चैप्टर में बटा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 5 चैप्टर का चैप्टर 4 में इसका डिस्कशन है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, यानी न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कहाँ? पार्ट 5 चैप्टर 4 में। और आर्टिकल पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? तो 124 टू 147 में इसका डिस्कशन है पूरा सुप्रीम कोर्ट का। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इंडियन जुडिशरी का जो वर्णन है वो चैप्टर 5 पार्ट भी यानी 5 और चैप्टर 4 में आता है। वो पार्ट 5 कितने चैप्टर बटे हुए हैं? टोटल 5 चैप्टर बटे हुए हैं। इनमें से कुछ आर्टिकल आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि जैसे आर्टिकल 24 जिसका इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, वेतन और सभी कुछ ये 124 में आता है। 124 आर्टिकल में है। 129 आर्टिकल में क्या मिलता है? अभिलेख न्यायालय। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? जितना भी रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट है टोटल रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अभिलेख न्यायालय। 129 और 123 क्या? सिविल कोर्ट। जो अभी देख रहे हैं, जो बात हो रही है सिविल कोर्ट का, कितने में? 133 में। 134 में क्या है? क्रिमिनल कोर्ट। अगर झगड़ा का जो बात होता है, क्रिमिनल यानी फौजदारी, ध्यान रखिएगा फौजदारी, वो 134 में है। और 143 क्या कहता है? परामर्श लेता है, पावर टू कंसल्ट प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से ये सलाह लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट से सलाह लेने का वो कितना है? उसी तरह अगर ऑर्डिनेंस का बात होगा तो 123, ये बात याद रखिएगा। ये इसमें नहीं है फिलहाल, बट है तो सुप्रीम कोर्ट का बात होता ना, तो वो ऑर्डिनेंस 123। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जैसे अगर कोई सेशन ना चल रहा हो, बजट मानसून हमारे लोकसभा में, तो फिर पास किया जाता है, मतलब एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाता है और उसी के थ्रू ये रूल बनाया जाएगा, तो उसको 123 कहते हैं। उसी तरह एक है 32, ये अगर स्टेट रीट जारी करता हो सुप्रीम कोर्ट तो 32, 32, और अगर ये स्टेट रीट जारी करेगा हाई कोर्ट तो वो होगा 226, 226 आर्टिकल 226, 226। देयर आर 5 रिट्स। तो 5 रिट्स कौन कौन है? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्वा वारंटो। तो हैबिस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडेस मैंने परमादेश, प्रोहिबिशन मैंने प्रतिषेध, सेटोररी मैंने उत्प्रेषण, और क्वा वारंटो मैंने अधिकार परीक्षा। यह भी जान लीजिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसका इसी से हो जाएगा फिर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? अगर आप कोई जुर्म में आपको मतलब ले जाया जाता है थाना, तो आपको 20 आवर्स के विदिन 20 आवर्स आपको कोर्ट में पेश करना होगा। यानी कि कोर्ट में कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, बट ऐसे आपको पूरा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहाँ दिया जाएगा? ले जाया जाएगा, कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। दैट इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में है, वो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा, वो ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंट है, तो एक रीट जारी किया जाएगा और उसको आदेश दिया जाएगा मैंडेमस कि आप इस ड्यूटी को निभाइए, अदरवाइज जो भी और भी बन सकता है उसको बनेगा। तो ये हो गया परमादेश। नेक्स्ट अगर प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब है मान लीजिए एक हाई कोर्ट जो उसके अंडर आता नहीं कोई मामला, वो उसके मामले को सुनवाई कर रहा हो, ये कर दिया हो, ये जजमेंट दे दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कान पकड़ेगा, भाई ये तुम्हारे एरिया के अंदर नहीं आता है, ये मेरे अंडर आता है, तो शो इसके जजमेंट को ये खारिज कर देगा। और तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, मतलब जो इसके अंडर नहीं था उसका ये, तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। सेटिलरी क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये तो हो गया वो क्षेत्र से अधिक अधिकार करता। अगर वो मान लीजिए सेम इसी तरह होते हैं, ये कोई जजमेंट दिया, ये मैं बता रहा हूँ उत्प्रेषण, कौन? हाई कोर्ट, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोई जजमेंट दिया
अब उसको हाई कोर्ट क्या करेगा, मान लीजिए कि उसको हाई कोर्ट देखा, उनको लगा कि ये तो सरासर गलत है, कोई भी जजमेंट उसको लग रहा है कि गलत है, तो वो क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो निचली अदालत के फैसले को रोक देगा, आदेश को रद्द कर देगा कि ये नहीं है। ये क्या, देखिए दोनों में अंतर क्या है, प्रोविजन और इसमें अंतर क्या है। जब वो अपने एरिया से बाहर करो तब ये मना कराया जाता है, बट वो कोई ऑर्डर अपने ही एरिया में रह के कोई ऑर्डर किया और उसको लगता है हाई कोर्ट को, तब वो करता है, ये प्रोविजन। लास्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब मान लीजिए किसी कोई आदमी है जो गवर्नमेंट पोस्ट पे है, या मान लीजिए किसी कारण वो मैंने क्या बोलते हैं उसको, किसी मतलब वो उचित कारण से वो गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हो, अनफेयर मीन्स से वो पोस्ट लिया हो, तब उसके खिलाफ एक क्यू वारंटो आएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिक्स पे यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, उसका जवाब दीजिए। देन आफ्टर ये होगा अधिकार परीक्षा। तो देयर आर 5 रिट जारी करते हैं और ये सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 32 में होंगे, और अगर ये हाई कोर्ट करेगा तो वो 226 यानी 226 में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह मतलब इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उस समय कौन सा प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय थे, ये उस समय इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को बढ़ावा दिए थे। तो इनका कुछ काम याद रख लेंगे। इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज का स्थापना करवाया था। कैसी? ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने करवाया था? वह है राजा राम मोहन राय। कब? 1828 में, 1828 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। उसी के पहले इन्होंने 1814 में, 1814 में इन्होंने एक सभा, जिसको बोलते हैं आत्मीय सभा, बनाया था इन्होंने 1814। और उसके बाद एक और डेट है 28 में, 1821 में, 1821 में इन्होंने कुछ न्यूज़ बनाया, न्यूज़ निकाले थे जिसका नाम है संवाद कौमुदी। एंड एक और फेमस है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? उसमें राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनका एक और बात याद रखेंगे कि इन्हें मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है इनको। उसी तरह इनको और बोला था फादर ऑफ रेजिनेंस। यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और ये आधुनिक भारत का निर्माता, ये इनको बोला जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। इतनी बात आपको याद रखना है। और अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत रिट केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है? मैंने आपको बताया था ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यानी फंडामेंटल राइट्स के यानी मौलिक अधिकार के, मूल अधिकार भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जारी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने भी जस्ट आपको बताया, मौलिक अधिकार के और रक्षा के लिए स्पेसिफिक पर्पस यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए। निम्नलिखित में किसने भारतीय और पश्चिमी
देखा जाए तो 2-2 क्वेश्चन रिपीट किए हुए एक ही टॉपिक पे। भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। तो वेदांता कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी। इनके बारे में अभी जस्ट बताया। 1828 में इन्होंने क्या बनाया, हम आप कमेंट में लिखिए। 1814 में इन्होंने एक सभा बनाई थी, वो भी कमेंट में लिखिए। संवाद कौमुदी और एक और न्यूज़पेपर था, वो आप कमेंट में लिखिए। जिस मैंने भी बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके इस क्वेश्चन के थ्रू जो प्रीवियस मैंने भी जस्ट बताया था। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले, ये कमेंट में देने से पहले चलिए आगे इसको डिस्कशन करते हैं। तो वेदांता कॉलेज की स्थापना हुआ था 1825 में। 1825 में वेदांता कॉलेज बना था। वेदांता 1825 में, आप 1828 खुद लिख लोगे, ऐसे ही रिवीजन किया जाता है पिछला को क्वेश्चन करके, ठीक है। इन्होंने 1814 में भी यहाँ लिख लोगे क्या किया था इन्होंने। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलके, देखिए आप लॉर्ड लगाते रहिएगा, मैं लॉर्ड नहीं लगाता हूँ, ठीक है। विलियम बेंटिक के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था, फिनिक्स किया था। किसने? राजा राम मोहन राय। वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, कब की, ये मैंने बता दिया। और एक चीज और मैं अगर इसी से कनेक्ट करूं कि मुगल काल में इस व्यवस्था को किसने समाप्त किया था और या कोशिश किया था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है, इन्होंने ये समाप्त किया था। और 1822 में इन्होंने एक एंग्लो हिंदू कॉलेज इन्होंने खोला था 1822 में। एंग्लो हिंदू कॉलेज क्यों खोला था, तो मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने, मॉडर्न एजुकेशन प्लस साइंस का शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एंग्लो हिंदू खोला था। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको 2x में 1.5x में जिस स्पीड में देखना हो बट देखिएगा, आपको समझ आता हो तो आप 1.2 या 2 में ही देखिएगा इस सीरीज को। ये नहीं कि बैठ के आराम से देख रहे हो, ऐसा नहीं करना, तभी आपको ये फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पौधे की रूट में, जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस निगम में बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब गैस तो आना जाना नहीं करेगा बट जल अवशोषण करता है। सीधी मतलब है। रूट का अगर देखा जाए तो काम क्या होता है, इस रूट का काम ही होता है वाटर का एक्सचेंज करना, और गैस का जो काम करता है वो स्टोमेटा करता है, जिससे स्टोमेटा दोनों करता है, गैस का एक्सचेंज करता है और वाटर इवोपरेट भी करता है ये। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा वायवीय अंग पर स्टोमेटा तंत्र बाधित हो गया होगा। यानी स्टोमेटा तंत्र, मतलब स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा किसे कहते हैं, जो आप लिप में देखते हैं ना, एक टाइनी होल देखते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा पर अगर कोई अवरोध हो गया हो तभी तो ये हो सकता है ना सर। तो इसलिए बोला कि गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करता है लेकिन जल में नहीं। तो गैस विनिमय किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। आप ऐसे भी मार सकते थे इस क्वेश्चन को सीधा। और अब देखते हैं रूट का 3 टाइप देख लेते हैं। एक टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। मूसला जड़, रेशेदार जड़, अपस्थानिक जड़। जो आप एडवेंटिशियस जो रूट देखे हैं ना, बरगद, बेनियन ट्री, सीधा उसका आंसर होगा। घास देख रहे हो ना, ये फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल होगा। मूली, रेडिस, कैरोट ये देख रहे हो ना, ये टैप रूट का फायदा होगा। इसमें 2 वर्ड है, एपीबैलम। ये क्या होता है, तो आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा रूट का, आउटर मोस्ट पार्ट, उसी को क्या बोला जाता है, एपीबैलम। देखिए इंग्लिश में भी आप ऐसे याद रखिए, हाँ हिंदी में भी आप ऐसे रखें, हाँ उसको लिखेंगे एपी बैलम, बट है तो चला नहीं, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिवेलम। और आप ये ध्यान रखो, ये जो है ना प्राइमरी रूट बोला जाता है, और जो इस साइड से निकल रहे हैं इसको कौन सा रूट बोलेंगे, लेटरल रूट। हिंदी में ये प्राथमिक रूट जड़ और ये पार्श्व जड़ कहते हैं। और ये जो जा रहा है सीधा वही प्राइमरी यानी प्राथमिक है, और जो छोटा छोटा जो बाल निकले रहेंगे उसे रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट को कहते हैं एपिवेलम। ये कहाँ होता है, सुबेरिन किधर गया, इधर तो देख रहा था मैं, सुबेरिन ये वेस्कुलर सिस्टम में होता है। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, वेस्कुलर सिस्टम किसको बोलेंगे, जो पानी और खाना मतलब लवण को पौधे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, उस पार्ट का नाम होता है सुबेरिन। उसी में ये सुबेरिन होते हैं और ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज को, मतलब गैस हो चाहे कुछ भी हो, गैस एक्सचेंज हो चाहे जल अवशोषण हो चाहे खाना हो, इसको ट्रांसफर में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 डिग्री अक्षांश पर किस भारतीय राज्य का राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 23.5 नहीं देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये 24 डिग्री जस्ट थोड़ा सा आगे। तो जब आप यहाँ से देख पा रहे होगे, गुजरात यहाँ है, मध्य प्रदेश एकदम सटा हुआ है ना, झारखंड का जो रांची है वो थोड़ा नीचे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं, जस्ट ऊपर दिख रहा है, कहने की मतलब यहाँ पे देखिए ये सटा हुआ। मिजोरम भी थोड़ा देखिए यहाँ दिख रहा है, इस जगह की लाइव। वेस्ट बंगाल कोलकाता भी नीचे ही दिख रहा है, इधर है कहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, भोपाल। देखिए जब भी जियोग्राफी पढ़िए तो थ्रू मैप पढ़िए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। विदाउट मैप तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अगर यही बोला जाए कि लाइन ऑफ कैंसर लाइन जो है वो किस किस स्टेट से गुजरता है, तो पहला स्टेट हो गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड वन मध्य प्रदेश, फोर्थ वन इसी का भाई छत्तीसगढ़, देन झारखंड 5, 6th वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा 7th नंबर और 8 मिजोरम। तो कितने स्टेट हैं जिससे क्रॉस करता है कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इजी सवाल हो गया, सभी लोग को जानते, बट एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो नहीं होंगे उसके लिए। टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से मतलब कैंसर ऑफ लाइन ऑफ कैंसर से गुजरते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फेडरल डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, फेडरल मतलब संघीय, देश के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच क्या अंतर है। मूल और रीट में क्या अंतर है। सीधा रीट जब बताया था हमने आपको एक चीज बताया था 32 के अंदर और 2 to 6 226 आर्टिकल के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट राइट फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर मतलब जारी करते हैं, और ये 2 to 6 ये भी फंडामेंटल के, बट इसमें अंतर क्या मालूम कि सिर्फ फंडामेंटल के लिए ही रीट जारी किया जा सकता है, और रीट किसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। बट हाईकोर्ट जो होते हैं ना, हाईकोर्ट जो होते हैं वो रीट के साथ साथ अदर मामले के खिलाफ मतलब मामले के एवज में रीट जारी कर सकते हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट में, और ये फंडामेंटल राइट एंड अदर मामला। अगर इस मामले में देखा जाए तो हाईकोर्ट एक ब्रॉडेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये एक मामले में, ये एक से अधिक मामले में। तो इस तरह से ऑप्शन जो हो जाएगा, संघीय क्षेत्रीय दीवानी मामलों पर लागू होता रीट। देखिए पढ़िए, रीट इसके होता है, ये तो हो ही नहीं सकता यार, इसको तो ऐसे ही गलत कर दो, संघीय मामले में तो कभी नहीं होगा ना। संघीय विवाद क्षेत्रीय का उपयोग स्वप्रेरण से किया जाता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार के लिए याचिका की आवश्यकता होती है। क्षेत्राधिकार रीट सर नहीं होगा सर, रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है, क्षेत्राधिकार बाध्यकारी नहीं होता। हाँ, यहाँ फंडामेंटल के लिए तो ये सही होता है। संघीय विवाद क्षेत्र केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ साथ संवर्ती है। हाँ देखिए पता ना, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के लिए होता है, और जो उच्च न्यायालय होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। तो यही आंसर हो जाएंगे। हाईकोर्ट का भी जस्ट बताया था हम आपको कि टोटल 5 इसका किसमें वर्णन है, पार्ट 5 में,
और चैप्टर पार्ट 5 जो है कितने चैप्टर में बटा हुआ, 5 चैप्टर में, और इसका वर्णन किसमें, 4 में। आर्टिकल 124 ये आपको बताना है कितने से कितने तक, ये आपका ऑप्शन रहा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं कुछ। तो गंदा हो गया, इसको यूज कर लेते हैं। तो 5 पार्ट जो है वो चैप्टर 5 में बटा हुआ। तो पहला जो चैप्टर है यहीं पर बता देता हूँ, लिखने की जरूरत है, वो है 52 to 78। ये एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कार्यपालिका का वर्णन होता है। कार्यपालिका बोले तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कैबिनेट हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी। इसका वर्णन किसमें, चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 जब आप देखेंगे 78 खत्म हुआ ना, तो 79 to 122 तो ये पार्लियामेंट के बारे में, पूरा पार्लियामेंट का जो है ना ये इसमें वर्णन है। 79 to ये चैप्टर 2 हो गया 79 to। चैप्टर 3 जो होगा 123 सिर्फ ऑर्डिनेंस आएंगे इसमें और कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये 23 के अंदर आते हैं ऑर्डिनेंस। चैप्टर 4 जब भी बताया मैंने कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो होता है यूनियन जुडिशरी, वो आते हैं 24 से लेकर के 147 पूरा। और जो लास्ट हो गए वही बताया था ना टोटल, तो लास्ट कितना हो जाएंगे 148 से 158, जो कैग के बारे में, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल के बारे में बात होता है, 148 से 151 तक। तो अगर एक बार रिकेप करें तो चैप्टर 1 में क्या का वर्णन है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका 52 to 78। चैप्टर 2 में क्या का वर्णन है, 79 से 122 पार्लियामेंट, संसद के बारे में वर्णन है। चैप्टर 3 के बारे में क्या वर्णन है, ऑर्डिनेंस, यानी पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का विधिक शक्ति। 4 में क्या वर्णन है, जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, 124 to 147। और लास्ट क्या है, 148 to 151, ये वर्णन है कैग का, भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ, फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट, कोस्टल प्लेन टू एक्सटेंड फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट। सीधा आप एक फ्रेम बनाइए, यहाँ पे 1 2, ये देखिए यहाँ गुजरात, गोवा, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्वेश्चन आप लिखिएगा कमेंट में, मतलब एक कमेंट कीजिएगा कि जो कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर, वो कितने स्टेट से गुजरता है, ये आपको बताना। वही अगर कोस्टल बोला जाए कि इंडिया कितने स्टेट कोस्टल लाइन में लाई करते हैं, किस किस के पास तटीय रेखा है, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। तटीय स्टेट कितने हो जाएंगे, 9। मैं फ्लो में था, आप समझ, जो कमेंट करें वो समझ जाएंगे कि क्या मैंने लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो बता रहा हूँ, अगर ईस्ट साइड के जो कोस्टल लाइन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इधर के होंगे, मतलब आप सीधा खड़ा हो जाओ ना यार, आपके जो राइट साइड दिख रहे हैं वो हो जाएंगे ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को 3 रूप में बांट देंगे हम लोग। तो फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा को बोलेंगे उत्कल तट, क्या, उत्कल तट कोस्ट। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के यहाँ तक के पार्ट को क्या कहेंगे, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का जो एरिया पड़ेगा वो हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, एंड उत्कल, नॉर्दर्न एंड कोरोमंडल। ये 3 पार्ट में बांटे मैंने ईस्टर्न को। नेक्स्ट जब वेस्टर्न आएंगे तो ये भी 3 पार्ट में बटेगा, गुजरात टू गोवा, ये हो जाएगा कोकण तट। इसी के नाम पे कोकण रेलवे, इधर कोरोमंडल के नाम पे कोरोमंडल एक्सप्रेस है। गोवा टू केरला की ओर जब यहाँ तक जाएंगे तो ये होगा केंद्रा तट।
और जो यहाँ तो पूरी केरला यहाँ से लेंगे वो है मालाबार तट, ओनली केरला। तो ये हो जाएगा कोंकण, केंद्र और मालाबार। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा तट बोला, ये देखिए ईस्टर्न कोस्ट, मतलब पूरब की साइड देखना, पूर्वी तटीय में किस राज्य से फैला हो। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा इस जगह से, ये स्टार्ट है, ये भी तो स्टेडियम है, बट ये हमारा नहीं सर, ये बांग्लादेश है, इसके बारे में बात नहीं करते। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिम से पश्चिम, वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। तो ऑप्शन दिस शुड बी राइट। इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी मोड़ी बातें और जान लेते हैं। तो जैसे टोटल कोस्टल जो लेंथ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7516.6। ये टोटल लिया गया है, मतलब ये मेन एरिया है, और जो हमारा इधर लक्षद्वीप है, इधर जो अंडमान निकोबार है, ये टोटल मिला के टोटल कितना है 7516.6, 7516.6, 7000। बट अगर मेन लैंड खाली ये नहीं हटा जाए, ये हटा दिया, ओनली मेन यहाँ से जो है ना, ये मेन लाइन लेके मेन लैंड कोस्टल अगर काउंट किया जाए तो फिर 6100 किलोमीटर होंगे। देखिए क्वेश्चन जो है उसी को डिस्कशन करेंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ डिस्कशन कर सकते हैं इसमें, बट जो है बस वही डिस्कशन करेंगे थोड़ा मोड़ा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नापा जाए, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के और की जाएंगे, ठीक है। तो ये इधर वेस्ट टू ईस्ट बोलो या इधर से आएंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट का अगर लेंथ बोला जाए तो वो टोटल होगा 2933, 2933, यहाँ लिख देते हैं 2933, 2993। वो किस लेंथ में हो जाएंगे, इधर से मैं देखता हूँ, वेस्टर्न टू ईस्टर्न। और अगर मैं इधर से नापता हूँ नॉर्थ टू साउथ, मतलब इधर तो पूरा पिक्चर नहीं है, मतलब कन्याकुमारी तक, तो उसका लेंथ जो हो जाएगा 3214, 3214 मैंने 3214 किलोमीटर। उसी तरह अगर अक्षांश के बारे में बात किया जाए कि इंडिया का ये अक्षांश लास्ट वो उधर वो किस में पड़ता है, तो लैटिट्यूड जो लाइन हो जाएंगे वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो लैटिट्यूड हो जाएंगे 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री, ये डिग्री बोलते हैं 8.4 डिग्री टू 37.6 डिग्री, ये हो जाएंगे क्या लैटिट्यूड अक्षांश, ठीक है। लैगिंग कर रहा थोड़ा। और अगर लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बात करें, देशांतर बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस, तो वो हो जाएंगे 68.7 डिग्री से, क्या हो रहा है यार, 68.7 डिग्री से 97.2, ये हो जाएंगे क्या देशांतरीय विस्तार जो होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बात करेंगे ये हो जाएगा, यहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल होंगे, और अगर हम लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी से बात कर देंगे तो ये हो जाएगा लैटिट्यूड अक्षांश। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। एतितोके नाम सुनिए कुछ अटपटा सा है। संगम संकलनों यानी लिटरेचर, संगम लिटरेचर नो पुरुनारू एंड पदित्रापतु के मुख्य विषय क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस एतुकातो। तो एतुकातो इसका आंसर होगा हीरोइज्म, मतलब हीरोइज्म एंड सिमिलरिटी ऑफ द बिलव्ड एंड हिज आर्टिस्ट, राजाओं के उनके कार्य का वीरता और प्रतिष्ठित। तो नो पुरुनारू और पदित्राप्तु ये क्या है, इसमें किसका वर्णन है, पुरुनारू में तमिल समाज का वर्णन है, तमिल समाज का जो वर्णन है वो पुरुनारू हो जाएगा। और जो क्या है पदित्रापातु, ये टोटल 10 पोएम का एक पोएम, 10 कविताओं का एक संग्रह है। इसमें 4 राजाओं के बारे में आपको देखने को मिलेगा इस संगम साहित्य का जो पार्ट है। बस इसके इतने जानते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय मंदिर, साउथ इंडियन टेम्पल
एंड व्हाट इज द स्टेप ऑफ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पिरामिडनुमा जो है ये वाला पार्ट सर, ये जो पार्ट है ना पिरामिड जैसा, उसको क्या बोलते हैं? चलिए देख लेते हैं। जब आप सबसे पहले आप इंट्रास घुसोगे, जो गेट होता है, ये गेट, इसको गोपुरम बोलते हैं इन साउथर्न टेम्पल में। ये जिस पर बनता है, जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो तो एक बेस रखते हो ना सर, ये जो बेस पे बना है उसको बोलते हैं अधिष्ठान। ये देखिए यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा विमान। इंडिया मतलब ये साउथ में होता है, बट यही अगर नॉर्थ में पूछा जाता तो इसका आंसर होता शिखर। क्या हो रहा है यार, लगी शिखर, हिंदी में भी शिखर, इंग्लिश में भी शिखर ही होता है। तो एक हो गया गोपुरम, ये हो गया अधिष्ठान। पानी रखने वालों को टेम्पल टैंक बोलेंगे सीधा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, देखने से ही लग रहा है। हाँ, जहाँ आप जैसे ही एंट्री करोगे सीढ़ी से यहाँ पे, तो आपको यहाँ घंटी लगता है। सब जगह तो नहीं होता, बट तो वो घंटी जिस एरिया में, एक कहने का मतलब आप पूजा पाठ करने जहाँ बैठ जाते हो उसको मंडपम कहते हैं। दोनों जगह ही नाम है मंडपम, साउथ और नॉर्थ दोनों में ही बोला जाता है। उसके बाद जो जहाँ पे मूर्ति का स्थापना किया जाता है एकदम, उस एरिया को गर्भगृह कहा जाता है। इनर सेक्टम बोलते हैं उनको। यहाँ पे यही बोलेंगे, नॉर्थ में भी देख लिए। किधर गया, ये देखिए सेक्टम ही बोलेंगे, गर्भगृह। इसको मंडपम ही बोलेंगे। दोनों सेम है, अंतर क्या है, इसको शिखर बोलते हैं और इसको यहाँ पर विमान बोला जाता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, बड़ा सा गुम्बद, इसको अमलक बोलते हैं और ये तो कलश कहा जाता है। तो अच्छी तरह से एक बार देख के समझ आइए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे दिया। देखिए मैं करंट अफेयर को लिया नहीं हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आउटडेट भी हो जाएंगे, कुछ चेंज भी हो गए हैं, तो इसलिए ये लेने बस इसमें आ गया। तो देख लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई अप्रूवल टू ओपन हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। मुथूट फाइनेंस को कितने दिए गए हैं? तो ये ऑप्शन होगा 150। इतना ब्रांच नया खोलेंगे, किसके लिए? गोल्ड के लिए। अभी गोल्ड का तो रेट जान ही रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो इसका ऑप्शन होगा NH4Cl। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड को बोला जाता है। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड को बोला जाता है। वो थोड़ा क्या होता है, देखिए हाइड्रोलिसिस होता क्या है, जल के अणुओं को टूटना और लवण के अणुओं के साथ अभिक्रिया करना ही क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे H2 है, यहाँ देखिए ऑप्शन, ये टूटा है ना H, और उसमें जब से नमक डाल देंगे तो नमक क्या करेगा, आयनीकृत कर देगा पानी को। करते थे जैसे आप चीनी जब डालते हो पानी में तो आयनाइजेशन नहीं होगा। आयनाइजेशन का मतलब है आयन के रूप में टूटना। तो ये क्या होता है, चीनी टूटता नहीं है। चीनी एक्चुअल में धीरे धीरे बहुत कम होकर छोटा होकर वो स्पेस में, जो पानी का इंटरमोलिकुलर स्पेस है, जो स्पेस से जगह है, खाली जगह, उसमें जाके बैठ जाता है। और ये कैसे पता है कि आयनाइजेशन नहीं हुआ? तो आप इस पर बिजली पास करो, नहीं पास होगा। बट ये चीनी को हटा के नमक डाल दो, तब देखो कमाल। सॉल्ट जैसे डालोगे यानी NaCl, तो ये Na में टूट जाएगा, प्लस Cl में टूट जाएगा, माइनस पानी में। ये आयनाइजेशन हो गया। अब इसमें करंट पास करो, प्लस माइनस मिल गया ना, करंट पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब ये कौन सा इस नेचर का पूछा गया है, तो नेचर बोला अम्लीय होता है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, अमोनिया क्लोराइड। कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देख लेते हैं। तो जो प्रबल और दुर्बल बोलते हैं एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl है। HCl आप जान रहे होंगे, हाइड्रोक्लोराइड। HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्योंकि आप ऐसे ही जानते हो ना कि जो एसिड फेंक दिया उसका शरीर जल के, क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं। अगर इसी स्ट्रॉन्ग के बाद अगर वीक एसिड की बात करें, दुर्बल, जो हम लोग वीक एसिड को हम लोग नॉर्मली खाते भी हैं, यूज भी करते हैं। तो यहाँ देखिए CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, तो ये एसिटिक एसिड जो सिरका में यूज करते हैं, तो खाने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब अगर
एसिड होता है हार्ड, तो क्या खा पाते हैं, पता चले जीव जल गया, ठीक है। तो ये नहीं है, वीक है, आराम से यूज कर सकते हैं। H2CO3 ये हो गया। CH3COOH क्या हो गया, एसिटिक यानी विनेगर। और दूसरा क्या हो जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कोक में जो रहता है ना, कोक में डाला जाता है H2CO3। HCOOH क्या हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड, चींटी काटते हैं जो, ठीक है, उसमें एक डंक में होता है ये। तो ये सब वीक एसिड है, बहुत जरूरी है इसे याद रखना, कौन हार्ड है कौन वीक है। उसी तरह बेस भी तो वीक और ये होते होंगे ना, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो आएगा NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम, Al लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दुर्बल जो हो जाएंगे मतलब वीक जो हो जाएंगे NH4OH, CaOH2 और LaOH3। एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो NH4OH क्या है, ये अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जांपल अगर मैं दूं तो अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, NH3। और भी एग्जांपल अगर दूं Zn जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। और भी एग्जांपल दूं और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, वीक बेस के काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की तटरेखा है ही नहीं। एक ही क्वेश्चन लग रहा है कि सभी है, अलग अलग है बट है तो एक ही बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो किस राज्य का तटरेखा है ही नहीं, अभी बताया था मैंने। टोटल कोस्टल स्टेट कितने हैं इंडिया का, 9। टोटल कैंसर ऑफ लाइन कितने स्टेट से गुजरती है, 8। तो इसमें कमेंट में ये बताइएगा आप कि यहाँ से यहाँ कितने से कितने लंबाई है टोटल, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। और ये भी बता देंगे नॉर्थ टू साउथ कितना लेंथ है वो इंडिया का। देखिए इसमें गुजरात है, इसमें महाराष्ट्र है, गोवा है, ये छुटुआ सा, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। तो आंध्र प्रदेश, यस सर, आंध्र प्रदेश है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पावर कट हो गया है तो बैकअप लेना होगा, नहीं तो पता चला कंप्यूटर का बटन बस गया। चलिए हो गया। तो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा भी है, देख लीजिए सर, गुजरात भी है सर, राजस्थान नहीं है सर, राजस्थान देख लीजिए है क्या, नहीं ना, ये तो सीधा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त-ए-बही शिलालेख किस पार्थियन, तख्त-ए-बही इंस्क्रिप्शंस रिफर टू विच पार्थियन रूलर। देखिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले ईनानी लोग आए थे, इंडो ईनानी, ठीक है। सेकंड लोग आए थे इनके बाद, मौर्य का पतन के बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद जो भारत में आक्रमण किए थे, सॉरी यार क्या हो रहा है, ओहो माय गॉड, सब कुछ तो कर दिया था बट ये नहीं किया था यार। तो जो सेकंड आए थे वो शक आए थे, शिथिन कहा जाता था इनको, ठीक है। और जो थर्ड आए थे, थर्ड जो आए थे वो आए थे पहलव, पल्लव नहीं सर, पहलव। इसको पार्थियन कहा जाता था, सिथियन और ये पार्थियन। और उसके बाद जो आया था कुषाण। मौर्य के पतन के बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद ये है ना, मैं इसको एक निमोनिक के थ्रू याद रखता हूँ, जूस पी के। आप जिस एंगल से याद रखना हो आपका अलग निमोनिक होगा, अगर याद होगा, नहीं है तो ये याद रखिए, जूस मतलब यूनानी, देखो यह को जग पढ़ते हैं लोग, जग यग, यह जूस, शक हो गया, पी पहला और के कुषाण, जूस पी के, ठीक है। तो इंडो यूनानी सबसे पहले आए थे। इंडो यूनानी का कुछ राजा के बारे में जानते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में इंडो ग्रीक बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों करना ही होता है।
इंडोगिनिस। तो ये पहला आक्रमण, अगर बोला जाए कि मौर्यों के बाद पहला आक्रमणकारी कौन थे, तो होगा हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक्स। इसका प्रमुख शासक जो होगा ना, मिनांडर। और इनके कथनों को, वक्तव्यों को जो एक जगह संग्रह किया गया उसको बोलते हैं मिलिंद पनाह। ये किससे रिलेटेड है? इंडो ग्रीक्स से। सेकंड जो आएंगे शक। शक को क्या बोला जाता है? शिथियन। शक और कोड शिथियन, जो 5 शाखाओं में विभाजित थे। इनका फेमस अगर राजा का नाम देखिए, राजा लागिएगा ना तो आपको पढ़ने में इजी पड़ जाएगा। रुद्रदामन। देखिए मिनांडर हो गया इंडो ग्रीक का। रुद्रदामन, इनका काम अगर याद रखिए, सुदर्शन झील इन्होंने बनाया था। और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये किससे रिलेटेड हो गए? शकों से। पहलव यानी पार्थियन, शक यानी शिथियन, इंडो ग्रीक यानी यूनानी, पहलव। पहलव का जो मेन राजा था ना सर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गोंडोफेनस। गोंडोफर्निस या गोंडोफेनस यही पार्थियन शासक है। तो सीधा से ये पकड़ में आ गया कि पहलव शासक होगा। तो तख्त-ए-बाई शिलालेख किस का उल्लेख किस में है? किस पार्थियन शासक का है? तो तख्त-ए-बाई शिलालेख में ये गोंडोफर्निस या गोंडोफेनस राजा का है। ये कहाँ पर अभी? इंडिया में नहीं है अभी, ये शायद हाँ खैबर पख्तून में है, पाकिस्तान पड़ता है। खैबर पख्तूनवा में ये शिलालेख है। और लास्ट हो जाएगा कुषाण। इसका संस्थापक है कुजुल काडिफिस। इसका फेमस राजा में आ जाएंगे हर्षवर्धन, उनका पुत्र कनिष्क। लेके कर रहा है यार क्यों? कनिष्क हो जाएंगे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है, जो इंडिया इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में 1954 में क्या बोलते हैं अडोप्ट किए। और एक चीज़ और होता है 78 के 57 ईसा पूर्व में, ये बीसी हो जाएगा ना, शी बोलते हैं इसको, ईस्वी में एक और कैलेंडर चालू हुआ था। क्या बोलते हैं उसको? 57 का जो कैलेंडर था, हाँ विक्रम संवत, विक्रम एरा, संवत नहीं एरा। इंडिया एक्चुअल में जो भी हिंदू कैलेंडर, जो भी जन्म, जो भी पर्व त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल, वो इसके अकॉर्डिंग मनाता है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शकों ने शक संवत नहीं चला, ये भी ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो सकता। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। आपको कमेंट में लिख के बताना ना कि कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन रहते थे। और हर्षवर्धन ने कुछ किताबें लिखी थी, वो कौन कौन सी किताबें, ये 2 वर्ड लिखिएगा ताकि आप भी कुछ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मेमोरी भी जस्ट बताया था ना। अगर देखा जाए तो मेनली 2 ही मेमोरी थे, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो अंडर मोबाइल में पहले से इंस्टॉल रहते हैं, जैसे रैम, रोम। और सेकेंडरी क्या होते हैं? द्वितीयक मेमोरी क्या होते हैं? जैसे आप एक्स्ट्रा लगाते हो ना, चिप लगाते हो, चाहे हार्ड डिस्क लगाते हो, HDDR जो भी लगाते हो, SDDR लगाते हो, तो एक्स्ट्रा पेन ड्राइव लगाते हो ना, सीधा पहले चलता था ना CD DVD, ये सब कैमरा में जो लगता है ना, इतना बड़ा सा चिप जैसा होता है, वो सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। चलिए इसको देखने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं कि मेमोरी का टाइप बताया है, रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी क्या करता है? प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन यही देता है रजिस्टर मेमोरी, कोई की कब खोलना, किसको बंद करना, आगे बढ़ाना, पॉज करना, ये सब रजिस्टर मेमोरी इंस्टॉल करके रखता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यही होता है। सेकंड जो है केस मेमोरी। देखिए कोई भी जो भी आप काम करते हो, जैसे आप एक फोटो खोले, पिक आप खोले, इसका पिक का एक ऑलरेडी और डेटा स्टोर हो गया, एक डुप्लीकेट डेटा पिक का यहाँ पे। तो जब आप कोई काम फिर से रिपीट इसको खोलोगे पिक को,
यहाँ से खोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, इसको ईजी बनाने के लिए एक और बैकअप रख लेता है, स्पीक का बैकअप, और यहाँ से ये डेटा तुरंत ले सकता है, जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इस पे डेटा यहाँ से प्राइमरी मेमोरी से वो कैश मेमोरी में रख लेता है और स्टोर कर लेता है, और यहाँ से जो भी काम है वहाँ से करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कैश मेमोरी बोलते हैं, इससे स्पीड काम करता है ये। तो बार बार सीपीयू यहाँ से न लेकर यहाँ से लेता है कैश मेमोरी, इससे स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। अभी जस्ट बताया था रैम, इसको दो रूप में बांट दिया गया है, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी को भी दो रूप में बांटेंगे, रैम और रोम। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम और रोम में बस इतना फर्क है ना सर। रैम अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप अगर बंद हो जाता है, यानी सारा डेटा गया, इसलिए इसको वोलेटाइल और अस्थिर बोलते हैं रैम को। राम हमारा क्या सर, भोला है। ठीक है, ये राम हमारा भोला है, रैम। और रोम क्या होता है सर, अगर आप पहले से, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर अभी लैपटॉप ऑफ होने वाला था, अगर ऑफ हो जाता है तो जो मैं पहले से सेव किया हूँ वो टोटल सेव हो जाता है, रहता है, इसमें मिटता नहीं। ठीक है, इसको नॉन भोला बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो ये क्या होता है, इसका टाइप कौन है, एश रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये और इनबिल्ट आता है सर, जैसे 6 GB पढ़ोगे, 4 GB, अभी 8 GB, 12 GB, तो ये रैम का बात करते हैं। रोम क्या बात है सर, कितना है, तो 256 GB का मेरा मोबाइल है, तो कोई क्या बोलता है 128 का। ये क्या का बात कर रहे हैं हम लोग, रोम का बात कर रहे हैं। तो रोम क्या है, पी रोम। रोम मतलब सर रीड ओनली मेमोरी, इसे रीड किया जाता है। ई पी रोम और ई पी रोम। रोम है ना सर, यहाँ पी रोम सब में होगा, देख लीजिए, बहुत हार्ड नहीं है। पी रोम सब में लगा दो, अलग अलग एक लेटर, इसमें एक ही, इसमें डबल है। प्रोग्रामेबल, इरेजेबल और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्राइमरी एक्चुअल में 2 टाइप में बांट देंगे, रैम और रोम को। रैम भी 2 टाइप का और रोम को 3 टाइप में बांटे हैं। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखने का। नेक्स्ट है द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, जो स्थायी रहता है। तो इसका भी टाइप बांटा गया है। एक मैग्नेटिक रूप में पाए जाते हैं, जो लगभग बंद होने वाला है, जो थोड़ा सा अपडेट होने वाला है। एक ऑप्टिकल, ये तो अपडेट हो चुका है। और एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जिसको एसएसडी बोलते हैं ना, फ्लैश मेमोरी, ये होता है सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक जो स्टोरेज रहता है, जैसे हार्ड डिस्क होता है अभी सर, और फ्लॉपी डिस्क तो अब लगभग खत्म ही हो गया, दिखता ही नहीं, पहले आता था कंप्यूटर डेस्कटॉप में ऐसा मेमोरी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो लगभग गायब हो गया, जो सीडी डीवीडी ये सब था सर, वो क्या है, ऑप्टिकल है। और सॉलिड स्टेट जो अभी चल रहा है, करंट में जो भी चल रहा है ना, जैसे पेन ड्राइव आपके पास होगा, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगा, मेमोरी कार्ड होगा, एसडी कार्ड होगा, एसएसडी को कार्ड होगा। इस सबसे पहले एसडीडी लगाता है, तो उसके जगह कंप्यूटर में क्या लगता है, एसएसडी। इससे स्पीड होता है एसडीडी से। ये हार्ड डिस्क टाइप से इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को जवाब देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी पर्पज फॉर वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम किसको करता है, कंप्यूटर सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है सर, बताओ। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या है सर, मेन मेमोरी क्या होता है आपको बताया। जैसे आपका मेन मेमोरी हो गया 256 GB, हुआ ना, ये मेन मेमोरी है जिसको हम लोग बोले। तो ये मेन मेमोरी जब होता है, तो मेन मेमोरी क्या करता है ना, रैम का एक जगह बनाता है। जैसे मान लीजिए 4 GB है, वो एक्स्ट्रा, और इसमें देखिएगा अभी नए नए मोबाइल उसमें 8 GB क्रिएट करने का जगह देता है। तो ये वर्चुअल मेमोरी बनाने का स्पेस देता है। तो एक्सपेंडिंग रैम कैपेसिटी बाय द यूजिंग डिस्क स्पेस, मतलब रैम 256 है, तो हम क्या करेंगे, रैम को बढ़ा करके 8 GB बना देंगे। एक वर्चुअल मेमोरी बढ़ाना, पहले रैम मतलब कितना था, 4, वो 8 GB बना सकती है। ये क्वेश्चन बोलोगे, आप देख लीजिएगा मोबाइल में ऑप्शन होता है ये। उसके बाद कुछ और भी जान लेंगे कि फर्स्ट जनरेशन किसे कहते हैं। अगर आपको डेट याद नहीं तो ये जरूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता था, वैक्यूम ट्यूब। बहुत लार्ज स्केल का बड़ा, बहुत सा बड़ा बड़ा मशीन होता था, वेरी लार्ज स्केल। इसलिए सेकंड जनरेशन को क्या कहता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। थर्ड जनरेशन को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो ये भी चल रहा है अभी फिलहाल। और लास्ट जो अभी चल रहा न्यू, वो है AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते मूव करते हैं। सॉरी, कंप्यूटर का बहुत क्वेश्चन आया था ना इस बार, दिख रहा है पहला शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर।
जो डेस्कटॉप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल रहा है। सीधा मोबाइल भी खोलते हो ना, तो सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आपका मोबाइल खुलेगा, अदरवाइज़ कभी-कभी सुने होंगे कि उसका मोबाइल खुल ही नहीं रहा, डेड हो गया, मतलब उसका गया करप्ट मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, मोबाइल को चालू करने में हेल्प करता है। जैसे विंडोज़ का बहुत सारा टाइप है, 10, 11, 7 पहले था। मैक ओएस, जो एप्पल का जितना लैपटॉप है उसमें मैक ओएस चलता है, बाकी का जो विंडोज़ चलाता है, कि लिनक्स चलाता है कोई-कोई, मोबाइल एंड्रॉइड चलाता है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग-अलग का। एप्पल का मोबाइल हो तो आईओएस होगा, समझ में आ रहा है? वॉच जो आप देख रहे हो ना, वॉच ओएस होगा, बियर ओएस होगा। ये अगर एप्पल का वॉच है तो वॉच ओएस, और बाकी अदर का है तो बियर ओएस। टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम में बता रहा हूँ। और बाकी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी मतलब जो भी और काम करते हो, चालू करने के बाद आप क्या काम करते हो। जैसे तो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ लैपटॉप में, तो आप कभी पेंट बनाते हो, तो कोई पावर पॉइंट खोलता है, कोई वर्ड खोलता है, ये सब क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, तो ये विंडो 10 हो जाएगा ना, विंडो 10 ही दिख रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये तो यूटिलिटी बॉक्स एडोब यूटिलिटी। गूगल क्रोम ये क्या ब्राउजर है, ब्राउजर जहाँ से आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जब खोलते हो, जब आपको कुछ सर्च करना हो, तो आप लोग क्या यूज़ करते हो, ब्राउजर। जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स को यूज़ करता है, कोई सॉफ्टवेयर एज यूज़ करता है, सफारी यूज़ करता है, सब क्या है, ब्राउजर। जहाँ से आप कुछ इंटरनेट से कुछ चीज़ें लाना होता है, तो ये आप इसको यूज़ करते हो। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि स्वराज नीति में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, यानी पाइका रिवेलियन इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कब हुआ था। इसका आंसर होगा 1807। तो ये पाइका रिवेलियन, पाइका विद्रोह है क्या, सिंपल सा। पहले पाइका किसको कहा, उड़ीसा के किसानों को पाइका कहा जाता है, ये कहा जाता था। तो पहले राजा क्या करते थे ना, एज ए किसान पाइका वो दो रूप में काम करते थे। पहला अपना खेती, एग्रीकल्चर, दूसरा उसी किसान को क्या कहा जाता था, जब भी कभी आक्रमण होता था तो उसको सेना में, वही सेना में भी काम करते थे। इसके बदले राजा क्या करते, उनको वेतन नहीं दे करके क्या कर देते थे, लैंड दे देते थे, वो भी क्या, टैक्स फ्री, यूज कीजिए लैंड को। बट जब अंग्रेज आए ना सर, तो अंग्रेज क्या किए, किसानों से टैक्स फ्री जो था वो तो हटाए ही, ये लैंड टैक्स फ्री नहीं रहेगा, और साथ ही जो लैंड दिया गया था वो ले लिया गया, अंग्रेज उसको ले लिया, दोनों काम से गए। इसलिए वहाँ के किसानों ने ये विद्रोह किया था, पाइको विद्रोह, समझ गए होंगे ना। ये कब हुआ था, 1817 में। अब आपको कुछ और बातें इसमें याद रखते हैं कि 1870 में रिलेटेड क्या हुआ था। तो पहले 3 एंग्लो मराठा युद्ध देखते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। मैं इसको ऐसे याद किया हूँ, 75-3-17 डायरेक्टली एक वर्ड में, कभी कभी 18 भी 16 भी होता है, बट 75-3-17 का मतलब हुआ, लगा दो ना 1800। तो पहला मराठा हुआ था 75, दूसरा 3 और तीसरा 17। 1875 में पहला, 1803 में दूसरा, और 1817 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किसके समय में हुआ था ये भी याद रखिएगा, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। 1870 में पहला, वॉरेन हेस्टिंग में, सलवाई संधि से हेस्टिंग, सलवाई संधि, हेस्टिंग सलवाई संधि, हेस्टिंग सलवाई संधि, ऐसे याद कीजिएगा। 75 के बाद 3 आता, 3 वेलेजली, 75 हेस्टिंग, 3 वेलेजली, 75 हेस्टिंग, 3 वेलेजली, और लास्ट 17 का हो जाएगा हेस्टिंग। दोनों अलग अलग है सर, ये वॉरेन हेस्टिंग है, ये अलग हेस्टिंग है। क्योंकि मैं लॉर्ड बोलता नहीं हूँ तो आप लॉर्ड बोल भी सकते हैं, क्योंकि मेरे अनुसार ये लोग लॉर्ड नहीं थे सर। तो हेस्टिंग, वेलेजली और हेस्टिंग के बीच में वेलेजली आया। 75-3-17 लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा। सालवाई की संधि इसके थ्रू ये खत्म हुआ था, इसमें बहुत सारा हुआ था, देवगांव, वेसिन, सुरजी, अर्जन गांव, और ये पूना के संधि से खत्म हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग ने के समय संधि हुआ था और इसमें पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। यानी ये देखिए ना, 1817 ही बोल रहा था, इससे रिलेटेड किया ना मैं इस क्वेश्चन को। हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला गया था कोलकाता में, पाइका विद्रोह हुआ था, थर्ड एंग्लो वार हुआ था। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अभी
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया, लिबरलाइज किया गया? तो लिबराइजेशन अंडर द टेलीकॉम पॉलिसी ये कब आया था, विच ईयर? तो 1994 में आया था। ये सबसे पहले पॉलिसी जो बना था 1994 में टेलीकॉम के रिगार्डिंग, और अभी लास्ट जो बना है वो 22 लास्ट है, इसके अमेंडमेंट करके इसको 94 को बहुत बार बीच में आया है, आप स्लाइड में पढ़ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी कब लाया गया था? 1994 में पहली बार, और अभी नया कब है? 2022। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू के ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में बिना देखे ही रटोगे नहीं याद होगा, कुछ चीज़ रट के याद हो, बाकी चीज़ आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। चलो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ कि टैब का क्या काम है। टैब कुंजी दिख रहा है ना, तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ। आप जब ऑल्ट प्लस टैब जब दाबोगे, ये अलग की दाबोगे कीबोर्ड से। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ऑल्ट प्लस टैब जब दाबेंगे, तो मैं एक और प्रैक्टिकल बना से पहले थ्योरिटिकल बता देता हूँ। मान लीजिए आपके लैपटॉप में बहुत सारा टैब खुला हुआ, बहुत सारा 1 2 तो 5 10 जितने भी हो, यहाँ से यहाँ मूव करना ना शॉर्टकट में, तो मैं टैब डालूंगा ऑल्ट प्लस टैब, तो मैं यहाँ और भी डालूंगा तो यहाँ पहुँचूंगा, और डालूंगा यहाँ पर, फिर से डालूंगा, फिर रिटर्न, ऐसे स्विच करता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने वीडियो के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पहले से ही खोल के रखा है, अब मैं इसको ऑल्ट प्लस क्या दाबता हूँ जो मैंने आपको बताया था। चलिए देखिए ऑल्ट प्लस टैब दाबा डायरेक्ट, देखिए यहाँ से मूव होगा, यहाँ आया, नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ आया, नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ आया, तो ये नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ आया, है ना। ये मैं क्या दाब रहा था? ऑल्ट प्लस। देखिए फिर दाबो, फिर बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस टैब दाब रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा ना, जिसमें छोड़ूंगा वो ओपन होगा, जिसमें छोड़ूंगा वो ओपन हो जाएगा, जो भी छोड़ूंगा जहाँ पे है वो ओपन हो जाएगा, बस यही मतलब है इसका। देखिए ये ओपन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, तो यही। तो इसका क्या काम है सर? प्रीवियस ऑप्शन या कंट्रोल पर वापस जाना, करेंटली हाईलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ये तो नहीं है सर, सिलेक्ट करने का मामला। करंट डायलॉग बॉक्स या मेनू क्लोज करना, बंद करना, ये भी तो नहीं है सर। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करवाना है ना, ये मूव करना। फोकस को कहाँ? आगे जाओ भाई, तुम फिर आगे जाओ, यहाँ इसको खोलना है तो आगे, इसको खोलना तो आगे। तो ऑप्शंस आपको ये आंसर हो जाएगा। क्या आप करके देख लीजिए एक और, अगर कंप्यूटर है लैपटॉप है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? बहुत इजी सवाल है, ये अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। देखिए एक यहाँ पर पहाड़ है ना, विंध्य रेंज, जस्ट इसके नीचे एक पहाड़ है सतपुड़ा रेंज। तो विंध्य और सतपुड़ा के जो बीच बहने वाले रिवर है वो नर्मदा, सतपुड़ा की जो नीचे से बहती है वो हो जाएगा ताप्ती। ये जो अरावली रेंज यहाँ पे यहीं से निकलती है, क्या? साबरमती। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि साबरमती नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है। देखिए यहाँ पे जो मैकाल पहाड़ है ना, अमरकंटक के पहाड़ और यहाँ मैकाल के पहाड़ होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा, तो यहीं से सोन नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप एक नदी यहाँ भी देख लोगे, चंबल नदी, जो इम्पोर्टेंट है, जो जाके फिर से यमुना का सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चेस्ट 3 चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत जो चेस्ट है वो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? सीधा तापमान का प्रोफाइलिंग को मेजरमेंट करते हैं, इसका मेन काम था तापमान को क्या करना। चेस्ट मतलब चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये चेस्ट का फॉर्मूला हुआ। इसको किस लिए, क्या उद्देश्य थे उसमें बनाया गया था? चंद्रयान 3 में टेम्परेचर प्रोफाइल को, लूनर रेगुलित को जो माप देते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल को मापने के लिए किया गया था। हमको इसका आंसर हो गया ना, क्या? डी है। नेक्स्ट, हाँ चलिए चंद्र मिशन का कुछ बारे में जान भी लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जब लागू, एक बार पहला चंद्रयान, तो ये चंद्रमा का मिशन है, ठीक है, मून मिशन है ये। पहला मून मिशन जो था चंद्रयान 1 के नाम से हुआ था, कब? 22 अक्टूबर, डेट वाइज याद रखिएगा, 2008, 22 अक्टूबर 2008 को
ठीक है। फर्स्ट इंडियन लूनर मिशन है ये, और ये किससे लॉन्च हुआ था सर? ये PSLV C11 से। कब? 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट है चंद्रयान 2, ये सर 22 जुलाई 2019। ये शायद याद होगा क्योंकि ये सफल नहीं पाया था, क्रैश कर गया था सर। ठीक है। प्रज्ञान का क्या नाम था? प्रज्ञान रोवर नाम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था ना, जो क्रैश किया। शायद याद होगा, नहीं भी याद है तो एक बार रिकैप कर लीजिए। इसको GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। क्या? 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2, और ये क्रैश कर गया था। पहला PSLV C11 से, दूसरा बाहुबली बोलते हैं इसको, बाहुबली बोलते हैं, बाहुबली से, और तीसरा LV-M3 M4 से। इसका नई वर्जन है। तो ये चंद्रयान 3 कब? 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 में ये किया गया था, और इसका सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया था, नहीं सफल हुआ था ये नहीं सफल हो पाया था। इसी में जो टेम्परेचर नापने के लिए चेस्ट मिशन हुआ था, समझ गए होंगे। स्लाइड से याद कर लीजिए, PDF सिर्फ देख के नहीं जाएगा सर। सड़क व्यवस्था एवं जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय शासन करते हैं? जो स्टेट में लाइट दिख रहा हो ना, नाली, गार्बेज, ये सब साफ सफाई का काम कौन करता है? यही पूछा जा रहा है आपसे। इसका होगा टाउन एरिया का जो समिति होता है ना, वो ये सब काम देखते हैं। ठीक है। तो एक 73 अमेंडमेंट में क्या लाया गया था, ये कमेंट में थोड़ा बताइए। मैं 74 बताता हूँ। 74 अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी कब? म्यूनिसिपैलिटी कब ऐड हुआ था? 74 में, 1990, 1992 का 74 में संविधान संशोधन, 74 अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था। इसको अगर बात किया जाए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में ये वर्णन है, 243P टू 243ZG तक, 243P से लेकर 243ZG तक का वर्णन है। किसका? म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका का। कब ऐड किया था? 74। कब? 1992 में। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 18 सब्जेक्ट है इसमें। और ये किस पार्ट के थ्रू अगर आ जाता है, मतलब शेड्यूल में रखा जाता है, वो भी पूछ सकता है आपका। तो शेड्यूल 18 शेड्यूल है। इसमें कितना काम है यार, चल रहा है क्या है। तो ये टोटल 18 इसमें सब्जेक्ट शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय संविधान के 97वां अमेंडमेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP वाज एडेड इन बाय द 97 अमेंडमेंट में। सीधा एक क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ रहा ना कि 97 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें DPSP में क्या जोड़ा गया था। देखिए इसमें 3 अमेंडमेंट आपको याद रखना, 3 ही 4 हो जाएगा ना बस, और इसमें कुछ याद नहीं रखना ये। बट ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लघु संविधान शॉर्ट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने सारा संविधान में ऐड किया गया ना सर, लगभग इसी से है। तो कुछ भी हटाया गया हो ना, ज़्यादातर, हर चीज़ नहीं, तो ये 44 से। स्लाइड के थ्रू चलिए बात करते हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। देखिए DPSP जो है वो आयरलैंड के, यहाँ से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था ये DPSP सब्जेक्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 to 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक का क्या वर्णन है? DPSP में 86 पहले देख लेते हैं, किधर गया 86, 45 में होंगे वो, किधर गया यार, मिल गया। ये जो है ना 45 ऐड किया गया था, वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो आर्टिकल ऐड किया गया था 45, वो कब ऐड किया था? 86 अमेंडमेंट 2002 से। अभी का क्वेश्चन है जो पूछ रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन का जवाब भी देख लेते 97 वाला। तो 97 जो है ना वो देखिए 43, पहले 43 देखते हैं। ये क्या है? कुटीर उद्योग एक तरफ से समझ जाओ तो डायरेक्टली ऐसे याद रखोगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होगा? तो इस कुटीर उद्योग में क्या चाहिए? वर्कर चाहिए ना, तो वर्कर आ जाएगा 43 ऐसे। वर्कर आ गए, कुटीर उद्योग खोल गया, तो एक क्या बनेगा? कमेटी।
तो सहकारी कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने 43 भी, ये ऐड किया गया 97 से बाद में, और ये 42 से ऐड हो गया था, ये 33 है। तो 86 में ये ऐड हो गया 45, 97 में ऐड हो गया क्या, सहकारी समिति। देखिए बहुत सच्चे बड़ा है ना, 51 तक है, तो थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये तो स्लाइड में इसको डाल देंगे, सभी याद करवा भी देंगे। 45, 43, ये 43 पूरा करवा दें। पहले कुटीर उद्योग आया, फिर मजदूर लोग आएंगे उस उद्योग में, दोनों आ जाएंगे मिलके, कमेटी बन जाए, कोऑपरेटिव बन जाए। ठीक है, ये 42 में आया, ये 97 में आया। और एक आएगा 44, ये देखिए सर, सामाजिक व्यवस्था असमानता कम करना, इसका डायरेक्ट है इनक्वलिटी को कम करना। 44 में 1978 में आया था ये, 38 का। 36 में क्या बनना है, परिभाषा कि व्हाट इज राज्य, राज्य क्या होता है। राज्य सिर्फ ये नहीं कि पंजाब महाराष्ट्र ये राज्य हुआ, नहीं सर, राज्य का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो ये 36 में है। 37 में क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल, गैर न्यायोचित, मतलब आपको इसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि कोर्ट गया ये इसके नहीं हो रहा, ये करवाओ, नहीं कर सकते, लिख दिया नॉन जस्टिसेबल। 36 में परिभाषा राज्य का, 37 में नॉन जस्टिसेबल है। 38 में क्या बताया मैंने कि इसको सामाजिक व्यवस्था और असमानता को कम किया जाए 38 में। और ये तो 44 और 42 में ये 39 जरूर याद रखिएगा, फ्री जस्टिस, फ्री लीगल एड। अगर आप मान लीजिए बहुत गरीब हो तो सर आपको कोर्ट में आप ये कहाँ से लाओगे, लोअर कहाँ से लाओगे, क्योंकि उसका फीस ही तो हाई होता है, तो आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज कॉल्ड 39A। देखिए बहुत सारा है, हाँ एक 50-50 याद कर लीजिए। 50-50 में ना आधा इधर और आधा उधर, मतलब जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या कर दो 50-50, इधर आधा में, इधर कार्यपालिका को रखो, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को आधा में रख लो। ऐसे याद किया था मैंने। अभी ऐसे कुछ निमोनिक करके याद कर लो, पूरा याद स्लाइड याद करना है, एक एक चीज, ऐसा कुछ चीज नहीं जो छोड़ना है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन है, सोशलिस्ट पीएसपी को 3 टूट में, एक है गांधीयन और एक है लिबरल। ये किस अनुसार बांटा गया, जो उसको फॉलो कर, जैसे गांधी के विचारों को जो फॉलो कर रहा है, जो भी डीपीएसपी, उसको हम लोग गांधीवादी कह देंगे। जिससे लगता हो कि पूरा समाज का भलाई हो रहा पूरी तरह से, उसको समाजवादी सोशलिस्ट कह देंगे। जो लिबरल हो, न इधर उधर दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड लिबरल, उधर बौद्धिक कर देंगे। इसमें साफ देखिए पंचायत का, गांधी का सोची था कुटीर उद्योग, अभी बताया था ना कुटीर उद्योग। 43 ये क्या था, श्रमिकों की भागीदारी है ना। और 43B हो जाएगा क्या सर, कोऑपरेटिव सहकारी समिति। आप इसको देख रहे हो ना, ये देखते साथ आपको क्या दिख रहा है, किसका बात कर रही है, गांधी का था ना कुटीर उद्योग का जो जनक कह जाएंगे, मतलब इस विचार को लाया किसने, गांधी ने, इसलिए इसको गांधीवादी डीपीएसपी कह जाएंगे। 40 क्या, ग्राम पंचायत का व्यवस्था, ये हो जाएंगे क्या, कुटीर उद्योग। ये सब दुधारू पशु, ये सब बात की देख लेंगे तो गांधीवादी। स्लाइड से एक बार करेंगे, नेक्स्ट में इसको पूरी तरह से याद करवा दूंगा मैं। गुप्त काल के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्ति इज द पोस्ट गुप्ता पॉलिटी रिफर टू व्हाट। भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है गुप्त काल के बाद की व्यवस्था में, तो प्रांत के लिए। देखिए अभी जो स्टेट है ना, राज्य, उसको उस समय प्रोविंस कहा जाता था। अभी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको लोग विषय कहते थे, गांव को तो पहले ही, अभी भी सामने लगभग यही बोला जाता है, प्रांत, विषय एंड ग्राम। तो जो विषय का प्रशासक होते थे ना, वो विषय पति कहा जाता था। इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, बट मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, विषय पति ही बोला जाता था। और ये ग्राम का मुखिया, ग्रामिक, और प्रोविंस का उदारिक, इसको राजा नियुक्त करते थे। जैसे अभी इसको सीएम कह सकते हैं ना हम लोग, सीएम का जैसा होता था ये, तो ये बोल सकते हैं हम लोग। तो ये भुक्ति जो गुप्त काल के बाद था, वो प्रांत शब्द के लिए भुक्ति आया करता था। गुप्त काल का संस्थापक बोले तो फाउंडर ऑफ गुप्त काल श्री गुप्ता। इसका जो इम्पोर्टेंट राजा हुए समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बिना बजाते सिक्का में इनको बिना बजाते दिखा गया हुआ। एक है कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, कुमार गुप्ता।
एक है स्कंदगुप्त, जिनके समय में हुनों का आक्रमण को उन्होंने दबाया। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। फाउंडर ऑफ श्रीगुप्ता। एक बताइएगा, गुप्त संवत 119 ईस्वी में जारी हुआ था गुप्त संवत, गुप्त एरा। ये किसने ये जारी किया था? बहुत ही महान शासक में से एक है गुप्त का, वो आप बताइएगा। सॉरी, कमेंट में ये जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? बहुत इजी सब क्वेश्चन है। जो चेंज, केमिकल चेंज पूछ रहा है। केमिकल चेंज क्या होगा? जो रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल हो, क्या कहेंगे? जो मतलब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पानी लिया मैंने, फ्रिज में रख दिया, वो क्या बन गया? आइस। फिर उसको निकाल के रख दिया बाहर, तो आइस तो क्या बन गया? मतलब बिना प्रॉपर्टी खोए अगर वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड क्या? फिजिकल, यानी भौतिक। फिजिकल चेंजेस या भौतिक क्रिया। और जो अपने लेवल को में नहीं आ पाए, जैसे वाटर से आइस से वाटर ना आ पाए, अपना प्रॉपर्टी चेंज कर ले बदलने के बाद, वैसा को कहते हैं केमिकल नन। जैसे देखिए लकड़ी का जलाना, मान लो लकड़ी लो, जला दो, राख बन गई, फिर लकड़ी बना सकते हो क्या? इसका प्रॉपर्टी अलग है ना। सो इट इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ वुड्स। इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ वुड्स, बाकी तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये कमेंट में जरूर सजेशन करना, बताना। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशनल दीपू होम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों को बहुत सारा प्यार। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर। थैंक यू।